गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेसन 4 में अपना पॉइंट है कि परिवहन के क्षेत्र में कौन कौन से आविष्कार हुए, जो हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। देखिए, बढ़ते व्यापार के लिए परिवहन के साधनों की अति आवश्यकता थी और जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, अब वहां पर मजबूत सड़क का निर्माण होने लग गया। तो देखिए, स्कॉटलैंड वासी मकाडम ने किस प्रकार पहली बार सड़क का निर्माण किया था। जो आज हम देखते हैं सड़कें, ये डामरीकरण सड़कें हैं। और पहले जो सड़कें होती थी वो पत्थर बिछा करके सड़कों का निर्माण किया गया था। परिवहन के साधन को और मजबूत करने के लिए फिर नहरों का विकास हुआ, नहरों भी साधन चलने लग गए। नहरों के बाद में फिर जहाज़ों का निर्माण हुआ और जहाज किस प्रकार बड़े समुद्र में जो है व्यापार में अग्रणी हुई। तो देखिए, बड़े विस्तार से बढ़ते व्यापार एवं उद्योग के कारण परिवहन के साधनों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। परिवहन को आसान और सस्ता बनाने के लिए स्कॉटलैंड वासी मकाडम ने सड़क निर्माण का एक नया तरीका निकाला, जिसमें सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत, उसके बाद छोटे छोटे पत्थरों की परत और उसके बाद मिट्टी बिछाई गई। तो इस प्रकार सड़क का निर्माण किया गया। यहाँ भारी सामान का परिवहन सड़क मार्ग से खर्चीला होने के कारण खर्चीला और असुविधाजनक होता था। ये महसूस होने लग गया कि सड़क उबड़ खाबड़ भी होती थी, तो सड़क पर बड़ी परेशानियां आती थी और खर्चा भी बहुत ज्यादा आता था। अतः भारी सामान के परिवहन को सुगम व सस्ता करने के लिए नहरों का निर्माण कराया गया। नहरों में अब भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाने लगा। तो देखिए, इंग्लैंड में ही पहली नहर वर्सली केनाल 1761 ईस्वी में जेम्स ब्रेदली द्वारा बनाई गई थी। इससे माल ढोने का खर्चा आधा रह गया। इंग्लैंड में 1788 ईस्वी से 1796 ईस्वी में अनेक नहरों का निर्माण कराया गया और इस प्रकार के नहरों को कहते हैं नहरों उन्माद काल, जिसके कारण यह काल नहरों उन्माद के नाम से पुकारा जाने लगा, क्योंकि नहरों का विकास होने लग गया और नहरों में परिवहन के साधन चलने लग गए। फिर 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड द लेस्पेत ने स्वेज नहर का निर्माण कराया, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। उस स्वेज नहर का निर्माण करवाया ताकि समुद्र से रास्ता सीधे यूरोप में जा सके। इससे यूरोप और भारत के मध्य दूरी 1/3 कम हो गई। परिवहन को अधिक सस्ता और सुगम बनाने के लिए परिवहन साधनों में भाप की शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। तो अमेरिकी रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 ईस्वी में प्रथम वाष्प चलित नौका का आविष्कार किया, जो पहली बार हडसन नदी में चली थी। इस प्रकार स्थल मार्ग पर लोहे की पटरियों पर चलने वाले रेल इंजन के आविष्कार ने यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब रेल का निर्माण होने लग गया। जैसे ही भाप इंजन से रेल चलने लग गई और पटरियों का निर्माण होने लग गया, तो ये परिवहन और यातायात के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ गई। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया। जैसे ही भाप इंजन तेज गति से चलने वाली ट्रेनों का निर्माण होने लग गया। इसी के साथ रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा साधन बन गया जो वर्ष भर उपलब्ध रहता था। 1830 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चली। रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहा एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों को कम समय और कम खर्च में लाना ले जाना संभव बना दिया था। तो इस प्रकार रेलगाड़ी के द्वारा कच्चा माल भी उद्योगों में पहुंचाया जाने लग गया, जिसे बहुत ही कम खर्चा आने लग गया। फिर देखिए, संचार के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए कि बातचीत किस प्रकार हो या किसी भी प्रकार से लोगों तक कोई सूचना कैसे पहुंचे, उसके विकास के लिए 1844 ईस्वी में सैमुअल मोर्स ने एक व्यावहारिक तार का आविष्कार किया। इस तार यंत्र ने विश्व के महाद्वीपों के परस्पर जोड़ने का काम किया। 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीविजन का आविष्कार किया, जिससे संचार की दुनिया में क्रांति ला दी।
कि अब टेलीविज़न को किसी भी प्रकार, जहाँ है टेलीविज़न और टेलीफोन, तो टेलीफोन किस प्रकार दुनिया में क्रांति लाया, क्योंकि अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी वार्तालाप हो सकती थी, संदेश भेजा जा सकता था टेलीफोन के माध्यम से, और सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लग गई। अब देखिए औद्योगिक क्रांति के परिणाम, यहाँ 4 परिणामों का वर्णन किया गया है बच्चों कि औद्योगिक क्रांति से क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए जिसमें दिया है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक परिणाम। यहाँ औद्योगिक क्रांति के परिणामों को 4 भागों की दृष्टि से बांट सकते हैं हम, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक परिणाम। देखिए आर्थिक का मतलब है आर्थिक स्थिति मजबूत होने लग गई जब उत्पादन और वाणिज्य के किसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को रोजगार मिलने लग गया। राजनीतिक क्षेत्र में तरक्की देखने को मिली कि अब लोकतंत्र की मांग बढ़ने लग गई और औपनिवेशिक एक देश दूसरे देश पर शासन करने लग गए। फिर दिया सामाजिक। सामाजिक स्तर में देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति, नई क्रांति मिली कि जो संयुक्त परिवार थे, बड़े बड़े परिवार थे, अब उन परिवारों से लोग शहरों में जाकर के बसने लग गए, तो संयुक्त परिवार टूटने लग गए और एकांकी परिवार ज्यादा बनने लग गए। और विचारों में देखा जाए तो आर्थिक उदारवाद में नया बदलाव आया, जिसमें समाजवाद का उदय हुआ कि सभी लोग समाज में समान हैं, कोई अमीर गरीब नहीं। तो देखिए आर्थिक परिणाम में उत्पादन एवं वाणिज्य असंतुलित वृद्धि हुई तथा आर्थिक संतुलन बिगड़ा और ग्रामीण की अपेक्षा नगरों का अधिक विकास हुआ, क्योंकि लोग नगरों में जाकर के बसने लग गए, तो गांवों की ओर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और शहरों को और अधिक अच्छी बसावट में लेना प्रारंभ कर दिया। कुटीर उद्योग विनाश हुआ, कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ, छोटे जो उद्योग थे वो बंद हो गए, राष्ट्रीय बाजारों को राज्य का संरक्षण मिला, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। अब उद्योग जैसे ही बढ़े, पूंजी के लिए बड़े बड़े अमीर लोगों का नया परिवर्तन देखने को मिला। फिर है राजनीतिक परिणाम कि अब राजनीति में लोकतंत्र की मांग बढ़ी तथा मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति से औपनिवेशिक स्पर्धा की शुरुआत हो गई। औपनिवेशिक स्पर्धा की जैसे ही राजनीति में अब बढ़त होने लग गई कि किसी भी प्रकार से दूसरे देश पर हमें शासन करना चाहिए और देश को मजबूत बनाना चाहिए। श्रमिक संगठित हुए और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का उदय हुआ, क्योंकि अब उद्योगों में श्रमिक अधिक पढ़ने लिखने वाले लोगों का विकास होने लग गया और वे अपनी मांगों को आंदोलन के द्वारा समक्ष राजनीति के समक्ष पेश करने लग गए। फिर है सामाजिक परिणाम कि समाज पर क्या असर पड़ा उद्योग खुलने से। तो यूरोप में देखिए नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई, यानी जो बड़े बुजुर्गों को हम सम्मान करते हैं, आदर की दृष्टि से देखते हैं, अब लोग बड़े बुजुर्गों की ओर ध्यान नहीं देते थे। संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव हुआ, बड़े परिवार थे वो टूटने लग गए, नई संस्कृति का जन्म हुआ तथा मानवीय संबंधों में गिरावट आ गई। शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ने से गंदी बस्तियों की समस्या बढ़ी कि अब लोग शहरों में जा करके बसने लग गए, क्योंकि उनको वहां रोजगार मिल रहा था, तो अब बस्तियां गंदी रहने लग गई। वैचारिक परिणाम कि विचारों में क्या बदलाव आया गया। आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया। आर्थिक उदारवाद कहलाता है, उदारवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि आजादी और कानूनों के समक्ष बराबरी। उदारवाद को अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलिज्म। तो लिबर का अर्थ होता है आजाद और लिजियम का अर्थ होता है कानूनों के समक्ष बराबरी। तो लोग धन से संबंधित आजादी भी चाहने लग गए और कानूनों के समक्ष बराबरी चाहने लग गए। समाजवाद का उदय हुआ, इससे समाज में सबका समान स्तर हो, कोई अमीर या गरीब या कोई भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, ऐसे समाज का जन्म हुआ। और ऐसे समाज को कहते हैं समाजवाद। जिस समाज में सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है उसको हम कहते हैं समाजवाद। तो बच्चों ये आपके औद्योगिक क्रांति के 4 परिणाम अति महत्वपूर्ण है, बोर्ड में कई बार प्रश्न आ चुका है इससे संबंधित।
तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब देखिए इस लेसन में आपके ये सभी आगे के पॉइंट हटा दिए गए हैं जो टफ पॉइंट थे, जो बहुत ही मुश्किल याद होते थे। देखिए आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है कि जर्मनी और इटली का